हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है बढ़िया होगे, पढ़ाई आपकी चल रही होगी। तो आज आपके लिए हम अपवर्तन की क्लास लेके आए हैं, क्लास 10th फिजिक्स। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और यहां से तो प्रश्न आपको आने ही आने हैं, चाहे वो छोटे आए या बड़े आए। ठीक है, तो आज आपकी क्लास शुरू करते हैं। लेकिन जो चैनल पे अभी हमारे स्टूडेंट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर कर दें। यही हम लोगों की गुरुदक्षिणा होती है और ये गुरुदक्षिणा आप प्रदान करें, आगे आपकी क्लास देखिए। तो हमने जिन प्रश्नों का चयन किया है उनमें जो हमारा पहला प्रश्न है वो पहला प्रश्न है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है और इसके नियम भी लिखो। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियम भी लिखो। तो परिभाषा जो है वो इसकी इस प्रकार है कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, भटक जाता है, दाएं मुड़ जाता है, बाएं मुड़ जाता है, लेकिन अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। उसके विचलित होने की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। सीधा सीधा यही फंडा है हमारा। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में एंट्री करती है तो वो अपने मार्ग से भटक जाती है, विचलित हो जाती है। उसके विचलित होने की इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। अब यहां एक शब्द आता है माध्यम। ये माध्यम क्या है? तो प्रकाश की किरण जिसमें चल रही होती, जैसे हवा में चल रही, तो वहां हवा माध्यम है। फिर मान लो कांच का एक बहुत मोटा गुटका है, उसके अंदर लाइट आपको जाती हुई दिख रही है, या उसके अंदर से लाइट आर पार दिख रही है, जहां कोई रोशनी उसके अंदर से गुजरी हुई है, आपको जाती हुई तो दिखेगी नहीं, लेकिन कंटिन्यू एक रेखा बनी हुई दिखाई देगी। तो वहां पर क्या है कि प्रकाश का जो माध्यम है वो कांच है। और जब वही प्रकाश किसी पानी की सतह के भीतर, अगर आपको प्रकाश की किरण, जैसे लेजर लाइट मारते हैं तो प्रकाश की किरण आपको जाती हुई दिखाई देती है, तो वहां पर उसका माध्यम पानी है। ठीक है, तो माध्यम, पारदर्शी माध्यम वायु हो सकते हैं, कांच हो सकता है, पानी हो सकता है। ऐसे माध्यम पारदर्शी मतलब जिसमें से प्रकाश पार हो सके, पारदर्शी माध्यम मतलब जिसमें से प्रकाश पार हो सके। ठीक है, उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं। और ये पारदर्शी माध्यम मुख्यतः जो हमारे कोर्स में है वो है वायु और कांच, इसके बाद पानी। ठीक है, एक और माध्यम है हमारा, लेकिन जहां प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता, वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, वो है निर्वात। ठीक है, वैक्यूम। तो ये है हमारा प्रकाश का अपवर्तन। अब अपवर्तन को आप यूं समझिए कि मान लीजिए ये जल का तल है, ठीक है, और ऊपर क्या है, वायु है। आपको चित्र भी बनाने होते हैं। ऊपर वायु है, नीचे जल है हमारा। अब यहां पर प्रकाश की किरण, इधर माध्यम जो है हमारा, ऊपर वायु है, यहां पर वायु है, यहां पर जल है, और ये कोई तल नहीं है बल्कि जल के तल को अलग करने वाली पृष्ठ सीमा है। तो इसको थोड़ा सा हम कंटिन्यू रखते हैं क्योंकि इसी पर सारा खेल होना है। तो जब प्रकाश की किरण यहां से चलेगी, यहां से आएगी, तो आने के बाद यहां सतह पे टकराएगी। अब इसी बिंदु पर अगर 90 डिग्री का हम एंगल बना दें, इसी बिंदु पर अगर हम 90 अंश का कोण बना लें, ऐसे एक अविलंब खींच दें, तो हम क्या पाएंगे कि प्रकाश की किरण इधर अंदर को घूम गई, इस तरीके से। और यही घटना जो है वो प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। ठीक है, आपने कांच की ग्लास में लकड़ी डाल के देखा होगा, तो जहां तक कांच की ग्लास में पानी होता है, ठीक है, ये कांच की आपकी ग्लास है, ये आपकी कांच की ग्लास है इस तरीके से। अब इसमें आपने यहां तक पानी भर रखा है, तो यहां से जब लकड़ी आप डालेंगे, तो लकड़ी तो डालेंगे आप सीधी, इसको हम रेड पेन से करते हैं, लकड़ी तो आप डालेंगे सीधी, लेकिन लकड़ी यहां से आपको ऐसे मुड़ी हुई दिखाई देगी। ठीक है, ये वाली लाइन हिडन होगी, आपको दिखेगी ही नहीं। जो मुख्य लकड़ी है वो आपको दिखेगी नहीं, लकड़ी यहां से टेढ़ी दिखेगी। तो सेम यही परिघटना है। ठीक है, अब यहां पर दो कोण बनते हैं, एक अविलंब के साथ
आती हुई किरण के साथ इसे आई कहते हैं, और एक दूसरे माध्यम में जाती हुई किरण और अभिलंब के साथ इसे आर कहते हैं। यह आपका कहलाता है आपतन कोण, और ये वाला कहलाता है अपवर्तन कोण। ठीक है, अब यहां पर दो चीजें निकल कर आती हैं, माध्यम ये भी है, माध्यम ये भी है, फिर मुड़ क्यों जाता है? तो मुड़ इसलिए जाता है कि ये विरल माध्यम है, मतलब इसमें पदार्थ के कण यानी जिससे वायु बनी हुई है गैसों से मिलकर के, वो दूर दूर हैं, बहुत दूर दूर हैं एक दूसरे से, लेकिन जल की अपेक्षा, निर्वात की अपेक्षा नहीं, निर्वात की अपेक्षा तो ये कुछ सघन हो ही जाएगा, घना हो जाएगा। सघन माने घना और विरल माने दूर दूर। ठीक है, तो यहां पे जल है, विरल मतलब पहले हम लोग बिडर बोलते थे, देहाती शब्द है बिडर, बिडर माने दूर दूर। ठीक है, और ये सघन है तो इसके अणु पास पास हैं, तो ये सघन माध्यम है। अब यहां पर दो तरीके की घटना होती है। जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। उसके विचलित होने की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यदि पहला माध्यम विरल हो, दूसरा माध्यम सघन हो, आगे इसके लिखते हैं, आपको अच्छा नंबर पाना है, 4 नंबर में आया है तो आपको इसको लिखना है। यदि पहला माध्यम विरल है और दूसरा माध्यम सघन है, तब प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब की ओर झुक जाती है, और यदि पहला माध्यम सघन व दूसरा माध्यम विरल है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अब उल्टा सोच लो, पानी में से टार्च जला रहे हो, ठीक है, तो टार्च जलाओगे तो किरण ऐसे जाएगी और इधर को घूम जाएगी। अब आप कह सकते हो कि इससे फायदा क्या होता है? तो भैया जो बाहर खड़ा है ना, उसे तुम यहां नहीं दिखाई दोगे। मान लो तुम उसे यहां से टार्च जला करके सिग्नल दे रहे हो, तो तुम उसे यहां नहीं दिखाई दोगे, बल्कि इसकी सीध में आगे बढ़ा लो, तुम यहां खड़े दिखाई दोगे उसको। समझ में आया क्या खेल होगा? तुम उसे यहां नहीं दिखोगे, बल्कि तुम उसे यहां पर दिखाई दोगे। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि उसे रोशनी यहां से आती हुई दिखाई देगी, यहां से आती हुई नहीं। यही समस्या है यहां पे। ठीक है, तो जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित होने की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यदि आपतन बिंदु पर अभिलंब खींचा जाए, ठीक है, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, और अभिलंब तथा अपवर्तित किरण को, यह अपवर्तन कोण है और यह अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण को के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण आर कहते हैं। अब इसके दो नियम होते हैं। पहला नियम है कि अगर अपवर्तन हो रहा है तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात कांस्टेंट रहेगा। मतलब इसका अगर साइन ले लें, लंब और कर्ण का अनुपात, और इसके कहीं पर एक लंब खींच दो, कहीं खींच दो, लंब और कर्ण का इसका अनुपात बटे लंब और कर्ण का इसका अनुपात सदैव कांस्टेंट रहेगा, साइन आई बटे साइन आर बराबर n। अब n क्या है? इसे अपवर्तनांक कहते हैं। अब इसके बारे में बात करेंगे अगले क्वेश्चन में। इसे अपवर्तनांक कहते हैं। ये कांस्टेंट रहेगा। पहला नियम ये लिख देना है आपको। दूसरा नियम बताना है कि आपतित किरण, ये वाली लाइन, और अपवर्तित किरण तथा अविलंब एक ही तल में होते हैं, एक ही पॉइंट पर होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है अपवर्तनांक क्या है, सापेक्ष व निरपेक्ष अपवर्तनांक को बताओ। तो वस्तुतः होता यही है कि कितना अनुपात कम हुआ, कोणों का अनुपात कितना बढ़ा या कितना घटा। ठीक है, तो यहां पर चूंकि क्रैश कोर्स है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बहुत ज्यादा डिटेल जानना है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करिए, वहां पे लॉन्ग वीडियोस भी हैं जो केवल परावर्तन और अपवर्तन की घटना को समझाते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है अपवर्तनांक। तो भैया जब प्रकाश की किरण चलती है तो उसकी चाल सर्वाधिक, सबसे अधिक निर्वात में होती है, और अगर वो निर्वात के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम में चलती है तो उसकी चाल में परिवर्तन आ जाता है।
तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उनकी दोनों माध्यमों में चालों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो दोनों माध्यमों में उसकी चाल भिन्न भिन्न होती है। आपको लिखना है तो आप ऐसे लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलती है तो दोनों माध्यमों में उसकी चाल भिन्न भिन्न होती है। तब एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उनकी दोनों माध्यमों में चालों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, अब इसे आप इस तरीके से लिख सकते हो 1 and 2, माध्यम एक के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। ठीक है, तो दूसरे V2 यानी दूसरे में चाल बटे V1 जिसमें से आ रहा होता है, जिस माध्यम से प्रकाश आ रहा होता है वो बटे V, और जिस माध्यम में जा रहा होता है उसकी चाल अंश में। ठीक है, ध्यान रहे, जिस माध्यम से आ रहा है उस माध्यम में चाल बटे में जाती है, और जिस माध्यम में जा रहा है उस माध्यम में चाल अंश में जाती है, हमेशा ध्यान रखना। 1 and 2, अगर इसे लिख दें 2 and 1 तो ये हो जाएगा 1/1 and 2। ठीक है, इस तरीके से, और बराबर लिख सकते हो 1 बटे V2 बटे V1, तो ये पलट जाएगा तो ये हो जाएगा V1 बटे V2, तो इसे लिखेंगे 2 and 1। ये है आपका सापेक्ष अपवर्तनांक। जैसे कांच से पानी में जा रहा है, पानी से कांच में आ रहा है, इस तरीके से वायु से कांच में जा रहा है, कांच से वायु में आ रहा है। तो जब दो माध्यमों के अपवर्तनांकों की तुलना करते हैं तो उसे हम सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, दूसरा है निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक, तो जब पहला माध्यम निश्चित तौर से निर्वात या वायु हो, यहां वायु को भी शामिल किया गया है, तब अपवर्तनांक पदार्थ का, जिस पारदर्शी पदार्थ में से होकर प्रकाश गुजरेगा उसका अपवर्तनांक बराबर होगा C बटे वेलोसिटी ऑफ मैटर, यानी पदार्थ में प्रकाश की चाल, और ये क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो C की वैल्यू होती है, C इक्वल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो जब एक और माध्यम निर्वात हो और निर्वात से आकर के वो जल में जा रहा हो, कांच में जा रहा हो, किसी भी वस्तु में जा रहा हो, तो उसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। परिभाषा देंगे, जब पहला माध्यम निर्वात अथवा वायु हो तब उसके सापेक्ष यदि किसी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकाला जाए तो उसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसे निम्न प्रदर्शित करते हैं nm। अब यहां NG NW कुछ भी लगा सकते हो, जैसे अगर कांच का पूछे तो कांच का लिख सकते हैं Ng बराबर C/Vg। ठीक है, तो ये हो गया आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो आओ बेटा तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है। ठीक है, वायु के सापेक्ष जल का अर्थात NW दिया हुआ है 4/3, और वायु के सापेक्ष जल का हो गया, और वायु के सापेक्ष कांच का Ng बराबर दिया हुआ है 3/2। तो कह रहे हैं कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालो, WNG, जल के साथ कांच का। तो यहां पर क्या करेंगे, किसमें से आ रहा है, यहां पे आपको अपवर्तनांक दिए गए हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक दिए गए हैं, सापेक्ष पूछ रहा है, तो किसमें से आ रहा है, W में से आ रहा है, वाटर में से आ रहा है, पानी में से आ रहा है, तो पानी वाला बटे में जाएगा, और किसमें जा रहा है, ग्लास में, तो ये हो जाएगा Ng बटे NW। अब आप मान रख दोगे तो Ng यहां पे दिया हुआ है 3/2 बटे 4/3 बराबर, ये पलट के हो जाएगा 9/8। तो ये मिला आपको WNG। अगर GNW पूछे तो इसी को उलट दो। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन है कि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है।
चौथे क्वेश्चन में है वायु में प्रकाश की चाल v एयर, ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। जबकि एक पदार्थ में इसकी चाल, मान लो कोई मैटर है, वो 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो पदार्थ का अपवर्तनांक बताओ। तो पदार्थ का अपवर्तनांक nm बराबर, यहां पे हो जाएगा va। इसे c से भी लिख सकते हैं, यह निरपेक्ष पूछ रहा है, वहां वायु को भी निरपेक्ष के लिए शामिल किया गया, तो ये हो गया c/vm। तो यहां पे हो जाएगा 3 × 10⁸ बटे 1.5 × 10⁸। क्योंकि अपवर्तनांक जो है वो अनुपात होते हैं, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता, तो आपका आंसर आया 2। ठीक है, आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है लेंस किसे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है। लेंस किसे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है। तो पहले लेंस की परिभाषा, ठीक है, पारदर्शी पदार्थ से बना हुआ, पारदर्शी पदार्थ से बना हुआ जिसके दोनों पृष्ठ वक्रीय होते हैं, लेंस कहलाता है। पारदर्शी पदार्थ से बना हुआ जिसके दोनों पृष्ठ वक्रीय होते हैं या गोलीय होते हैं, उन्हें हम लेंस कहते हैं। ठीक है, यह कितने प्रकार का होता है, यह 2 प्रकार का होता है। ठीक है, आपके कोर्स में अभी 2 ही प्रकार है। एक प्रकार को उत्तल लेंस कहते हैं जिसके दोनों पृष्ठ उभरे हुए होते हैं। मूलतः हम आपको इसकी पहचान बता दें, ये एक फूली हुई रोटी की तरह दिखता है, जैसे रोटी को फुला दो उस तरीके का होता है उत्तल लेंस। और दूसरा जस्ट इसका अपोजिट अवतल लेंस। एक गोल पहिए की तरह, एक गोल पहिए की तरह मोटा बर्फ का टुकड़ा ले लीजिए और इस टुकड़े में दोनों तरफ से गरम कढ़ाई की तरह कोई आकृति वाली वस्तु उसमें दबा दीजिए कुछ देर के लिए। तो उस बर्फ के टुकड़े में आपको फिर कैसा हिस्सा दिखेगा, आपको ये बर्फ के टुकड़े का ये जो मोटा हिस्सा है, इसके जब दोनों सिरों में आप कढ़ाई जैसा इसमें दबा देंगे तो ये वास्तव में क्या हो जाएगा, बीच में इधर भी गड्ढा हो जाएगा और उधर भी गड्ढा हो जाएगा। ये इस तरीके की आकृति निर्मित हो जाएगी, माने इधर भी ये दबा हुआ होगा, इस साइड भी दबा हुआ होगा और इस साइड भी दबा हुआ होगा। फूली हुई रोटी बिल्कुल इस तरीके से होगी उत्तल लेंस, और बिल्कुल ऐसे पिचका हुआ हो तो अवतल लेंस। ठीक है, आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है परिभाषा लिखो वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस पर। वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस पर 6वें क्वेश्चन में। तो जो लेंस होता है, लेंस का वक्रता केंद्र और लेंस का फोकस बताना है। तो माना जाता है कि ये गोला ले लो और इस गोले के दोनों पृष्ठों को काट लो, ये ठोस गोला है, और दोनों पृष्ठों को चिपका दो। ठीक है, तो ये दोनों पृष्ठ वैसे निकलेंगे जैसे बीच से रोटी को फाड़ दो तो एक छिलका इधर और रोटी इधर। उसी तरीके से ये एक गोले में से इन्हें फाड़ लो तो ऐसे ही 2 पृष्ठ होंगे जिन्हें आपस में चिपका दो। तो आपस में चिपकाने के बाद ये ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, और अगर खोखला हो, थोड़ा मोटा हो, इस तरीके का गोला हो, ठीक है, इतना ही मोटा है, बीच में ये खाली है, तो अगर यहां से काटोगे तो इस तरीके का तल मिलेगा और इसे इधर घिस करके उलट कर चिपका दें तो ये इस तरीके से हो जाएगा। तो ये हो गया उत्तल लेंस और ये हो गया अवतल लेंस। अब इसकी परिभाषा देंगे वक्रता के। लेंस जिस कटे गोले का भाग होता है, लेंस जिस कटे गोले का भाग होता है उसका केंद्र लेंस का वक्रता केंद्र कहलाता है। और दूसरा है मुख्य फोकस। ठीक है, तो किसी भी लेंस के सामने एक ऐसा बिंदु होता है, ठीक है, जहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, ठीक है, आपसे पूछा गया है मुख्य फोकस,
तो मुख्य फोकस कहां होगा? लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। वो लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। अब यहां पर अवतल लेंस के लिए परिभाषा थोड़ी अलग दी जाती है, ठीक है। किसी अवतल लेंस का मुख्य फोकस उसके मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है जिसकी ओर जाती हुई प्रकाश की किरणें, अगर ये सीधा आगे जाती तो जिस बिंदु पर जाके मिलती, जिसकी ओर जाती हुई प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? उसे लेंस का मुख्य फोकस कहेंगे। तो इसका मुख्य फोकस इधर मिलता है और इसका मुख्य फोकस इधर मिलता है, माने उत्तल लेंस का हमेशा बाईं ओर और अवतल लेंस का हमेशा दाईं ओर, ठीक है। आओ आगे देखते हैं। अगला 7वां क्वेश्चन हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतिबिंब बनाने के नियम। प्रतिबिंब बनाने के नियम एक बार फिर कहेंगे कि 4 नंबर का खजाना यहां छुपा हुआ है, ठीक है। तो प्रतिबिंब बनाने का नियम है, क्वेश्चन बदल दें यहां पे, क्वेश्चन नंबर 7। तो पहला नियम है, ध्यान दीजिएगा, पहला नियम है कि किसी लेंस के, ये लेंस बना दो और ये इसका मुख्य अक्ष है, ठीक है, ये इसका मुख्य फोकस है और ये इसका वक्रता केंद्र है, ठीक है। यहां पर वक्रता केंद्र को हम R से लिख देते हैं, सॉरी R नहीं लिखा जाएगा यहां पे, क्योंकि अब ये आपका प्रकाशिक केंद्र हो गया है। इसे 2F लिख सकते हैं, फोकस दूरी का दुगुना, और इधर भी वो पॉइंट, वो दूरी तो मिलेगी ही, ठीक है। अब यहां पर पहला सिद्धांत ये है कि जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलेंगी वो अपवर्तन के पश्चात लेंस के दूसरी ओर उतनी ही दूरी से जाएंगे जितनी दूरी इधर का फोकस है, मतलब यहां से जाएंगे। जो भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी वो लेंस के फोकस से होकर जाएगी। ये पहला लॉ है। 3 ही नियम है, इन्हीं 3 नियमों के सारे हमें पकड़ना है, ठीक है। अब अवतल लेंस के लिए क्या होता है? जो किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर चलती हैं वे अपवर्तन के पश्चात दर्पण के लेंस के फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं अपवर्तन के पश्चात लेंस के फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। यह पहला नियम है, ठीक है। दूसरा नियम, सेकेंड लॉ, जब कोई प्रकाश किरण, ये अगर आपका लेंस है, ये इसका मुख्य अक्ष है, इसे कहते हैं लेंस का प्रकाशिक केंद्र। रोटी के बिल्कुल बीचों बीच, फूली हुई रोटी के बिल्कुल बीचों बीच एक छेद बनाया जाए, तो छेद में से रोटी अगर फूली है तो कुछ लकड़ी अंदर होकर घुसकर दूसरी ओर निकलेगी, तो बिल्कुल बीचों बीच पॉइंट को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। तो यदि कोई प्रकाश किरण इस प्रकार गमन कर रही है कि वो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जाए, तो वो अपवर्तित हुए बिना सीधी चली जाती है, ठीक है। और यही हाल अवतल का भी होता है। इसके प्रकाशिक केंद्र से जो भी किरणें गुजरेंगी वो सीधी की सीधी चली जाएंगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये दूसरा नियम बड़ा ही इफेक्टिव है। अब जो तीसरा नियम है वो ये बताता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी उत्तल लेंस के मुख्य फोकस से होकर जा रही है, मुख्य फोकस से, तो जैसे ही वो लेंस से टकराएगी अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और अगर कोई प्रकाश की किरण ऐसे अवतल लेंस है तो अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहां होगा? यहां पर दाहिनी ओर। तो अगर कोई प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है कि वो मुख्य यहां जाती आगे तो फोकस से टकरा जाती, फोकस से होकर जाती, तो यहां से वो इतना घूम जाएगी कि मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए। तो ये 3 नियम है हमारे प्रतिबिंब बनाने के, और इसके आधार पर हमें एक किरण आरेख खींचना है। अगले सवाल में 8वीं सवाल है। तो 8वां प्रश्न जो है हमारा वो ये कह रहा है कि लेंस के प्रथम फोकस व द्वितीय फोकस की परिभाषा दीजिए।
एक उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख भी खींचिए। ठीक है, तो पहला तो प्रथम फोकस आपको बता ही चुके हैं कि अगर किसी लेंस के सामने किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, इसका प्रथम फोकस कहलाता है, जो कि बाईं ओर होता है। और अवतल लेंस में क्या होता है, किसी अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उस बिंदु को लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं, जो अवतल लेंस में दाहिनी ओर मिलता है। अब ये कह रहा है प्रतिबिंब बनाओ। कौन सा प्रतिबिंब बनाना है? पहला, एक उत्तल लेंस पे प्रतिबिंब बनाना है और वस्तु कहां रखी हो? 2f पर रखी हो। तो बेटा एक उत्तल लेंस ड्रॉ कर लो पहले, और इस उत्तल लेंस को ड्रॉ करने के बाद इसका मुख्य अक्ष निर्धारित कर दो। अब ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, इस पे आप फोकस ले लो f और 2f। ठीक है, इधर भी उतनी दूरी पर एक बिंदु ले लो f और उतनी ही दूरी पर 2f। ठीक है, अब पहला कहता है कि जब वस्तु 2f पर रखी हो, जब वस्तु 2f पर रखी हो, तो यहां पर आप वस्तु निर्धारित कर लेते हैं, और वस्तु निर्धारित करने के बाद आप जितनी बड़ी वस्तु यहां लेंगे उतना ही नापकर यहां पे निशान ले लीजिए, और बिल्कुल इसको समांतर लेकर जाइए इस तरीके से। अगर ये यहां पे 5 है तो यहां पे भी हम 5 ले लेते हैं, और उसके बाद इसके बीचों बीच तक हम इसे लेकर के आएंगे इस तरीके से, और इस किरण को इस तरीके से दिखाएंगे, और फिर यहां से फोकस से मिला के लेके जाएंगे, मतलब हम इसे ऐसे लेके जाएंगे। ठीक है, दूसरी किरण आप यहां फोकस से और इसके बीच में ला लो। तीसरा वाला नियम हम यहां पे फॉलो करने जा रहे हैं पहले नियम के साथ, और इसको मिला करके हम इस तरीके से खींच लेंगे। अब ये जितना नीचे आ गया, ये लगभग 5 सेंटीमीटर नीचे आ गया, तो यहां भी हम 5 पर निशान ले लेंगे, और अब इन दोनों बिंदुओं को मिला करके हम यहां पर इसे खींच देंगे। तो जहां पर ये काटते हुए नजर आएंगे वहां पर हम प्रतिबिंब बना देंगे। तो प्रतिबिंब कहां पे बनेगा? जाकर के 2f पर बनेगा। ठीक है, 2f पर, और दूसरी ओर बन रहा है, तो हमारी सोच क्या होती है कि ये जो कांच है इसमें से प्रकाश उस पार चला जाएगा, और यहां पर प्रकाश चला गया है, तो 2f पर वास्तविक वस्तु के बराबर होगा, क्योंकि उतनी दूरी पर बन रहा है, वस्तु के बराबर उल्टा। जहां काटेंगे वहां शीर्ष होगा, क्योंकि जहां यहां से एक साथ चली थी तो यहां शीर्ष था, जहां काटेंगी तो यहां शीर्ष होगा। अब इस पे एरो लगा दीजिए, मिल गए आपके 4 नंबर। ठीक है, दूसरा कहता है जब f व c पर रखी हो, f व c के बीच, तो c कहां होता है? प्रकाशिक केंद्र यहां होता है। अब इसके बीच में अगर रखी है तो कहां बनेगा? आओ देख लेते हैं इसको भी। अब यहां पर एक उत्तल लेंस है, और इस उत्तल लेंस का ये मुख्य अक्ष हो गया, ये तुम्हारा f हो गया, और उतनी दूरी पर 2f ले लिया हमने, और इधर f ले लिया, और इधर 2f ले लिया। ठीक है, और ये हमारा c है। अब वस्तु कहां रखी है? वस्तु यहां कहीं बीच में रखी है, यहां पर। ठीक है, ये f है और ये c। अब यहां पर हम अपना वही फंडा फिर से अपनाएंगे। क्या करना है हमें? पहले इसके जो ये हमारा प्रतिबिंब वस्तु है, इस वस्तु की लंबाई को नाप लेना है। ठीक है, और उतना ही नापकर सी पर हमें लगाना है। तो ये लगभग इस बार 6 है, तो यहां पर हमें लगभग 6 ले लेना है, और फिर यहां पर इस तरीके से पटरी लगा करके आपको किरणारेख यहां तक खींच देना है। अब यहां से फोकस पर मिलाना है, और फोकस से होकर जाएगी, क्योंकि आपने पहले लॉ को फॉलो किया है, तो इस तरीके से आपकी ये किरण आगे चली जाएगी। अब दूसरे में, अभी इसके पहले वाले सवाल में हमने ये लॉ लगा लिया था कि फोकस से जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, तो भैया तो फोकस के आगे रखी है, तो जो किरणें चलेंगी भी तो इधर चली जाएंगी, इधर वाली तो मिलने से रही। तो हम तीसरे नियम का पालन करेंगे। हम क्या करेंगे? इसको यहां से मिलाएंगे, इसके सी से। ठीक है, इस तरीके से, और इसे ऐसे फैला देंगे। तो अब यहां पे कंडीशन क्या है? अब ये आगे की ओर तो फैलती जा रही है, तो आगे की ओर तो मिलेंगे नहीं, तो इनका प्रतिबिंब कहां बनेगा? इनका प्रतिबिंब अब हम कल्पना करेंगे कि पीछे की ओर बढ़ेगा, तो हम पीछे की ओर इन किरणों को बढ़ाएंगे।
इस तरीके से इन्हें पीछे की ओर डॉटेड बढ़ाते हैं, ठीक है, और इस तरीके से इन्हें खींच देते हैं। अब यहां पे इन्हें मिला देंगे तो ये बन गया, ठीक है। अब ये प्रतिबिंब कैसा बना? आभासी बना। आभासी बना, उसके बाद वस्तु से बड़ा बना, वस्तु इतनी बड़ी थी और उससे भी ज्यादा बड़ा है और सीधा बना, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब आओ 9 नंबर देखते हैं क्या कहता है। नौवां है, किसी लेंस में दूरियों के लिए चिन्हों का नियम लिखिए। तो लेंस बना लो भैया, और ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, और ये लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरणें, ठीक है। तो किसी लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली रेखा को यदि आपस में मिलाएं तो लेंस के मुख्य अक्ष के ऊपर की सभी दूरियां धनात्मक, नीचे की सभी दूरियां ऋणात्मक, ये सभी पॉजिटिव, ये सभी नेगेटिव। लेंस के दाईं ओर की सभी दूरियां पॉजिटिव, बाईं ओर की सभी दूरियां नेगेटिव। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10। लेंस का सूत्र लिखो और प्रतीकों का अर्थ भी बताओ। तो लेंस का सूत्र है 1/f = 1/v - 1/u। यह है फोकस दूरी, v है लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, u है लेंस से वस्तु की दूरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आवर्धन क्या है? इग्रामा। आवर्धन तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन m बराबर I/O, यानी वस्तु की लंबाई बटे प्रतिबिंब की लंबाई बराबर -v/u। लेंस से प्रतिबिंब की दूरी बटे लेंस से वस्तु की दूरी, तो तीनों का उपयोग हम करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है क्षमता किसे कहते हैं? क्षमता किसे कहते हैं? तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्षमता कहते हैं। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्षमता कहते हैं। इसे P से लिखते हैं, P बराबर 1/f मीटर में, और यहां पर ये मीटर में हो गया, और इसका मात्रक होता है डायोप्टर, ठीक है। तो ये आपका 12वां क्वेश्चन है। और 13वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तेरहवां क्वेश्चन है, एक 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने रखी है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट O जो है वो 5 सेंटीमीटर है, और 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने रखी है, तो यह बराबर 40। उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। यदि प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी 20 सेंटीमीटर हो, मानी u बराबर -20, चिन्हों का विशेष ध्यान रखेंगे, तो लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, आकार व प्रकृति बताओ, किरण आरेख में खींचो, ठीक है। तो लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति माने v निकालना है, आकार वस्तु की लंबाई निकालना है, यानी प्रतिबिंब की लंबाई, ऑब्जेक्ट की लंबाई कितने गुना बढ़ गई, इमेज, ठीक है। अब यहाँ पे v भी हमें निकालना है, तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे 1/f बराबर 1/v - 1/u, और यहाँ पर f जो है 1/40 है, तो 1/v माइनस 1/-20, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया -1/v, भी इधर ले आए, और ये हो गया 1/20 माइनस 1/40 बराबर ये क्या होगा, इसका एलसीएम हो गया 40, 20 दूना 40 और 40 एकम 40, तो ये हो गया 1/40 माइनस 1/v बराबर, तो v बराबर हो गया -40 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहां पर क्या हो गया, ये वस्तु
जिधर रखी थी प्रतिबिंब भी उधर ही बन रहा है। ठीक है, अब ये इसका अभी आरेख जो हम लोगों ने खींचा था कि इस तरीके से कोई लेंस है और लेंस के सामने एक वस्तु रखी है। अब इसकी फोकस दूरी जो है वो 40 सेंटीमीटर है और वस्तु 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई वस्तु से जब चलेगा तो इसका फोकस अगर इधर भी इतना ही लेते हैं तो यहां से जाएगा और ये इसके प्रकाशिक केंद्र से, तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? पीछे इस ओर। रेड चिन्ह दर्शा रहा है कि इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो यहां कहीं बनेगा, तो आभासी होगा। ठीक है, अब आकार निकालना है तो I/O बराबर V/U यूज करेंगे, यहां पे माइनस साइन। तो I जो है वो है आपको निकालना और O 5 है, माइनस V यानी कि यह 40 हो गया और यहां पे U 20 है, तो 20 दूना 40, तो I = +10। इसका मतलब है सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, तो ये आपका 13वां क्वेश्चन हो गया। चौदह नंबर, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, यानी यह बराबर 20 सेंटीमीटर। किसी वस्तु के 2 गुने आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूर रखना चाहिए? मतलब I बराबर 2x है, O बराबर x है। मान लिया कि वस्तु की लंबाई x है, तो इमेज कितने प्राप्त कर रहा है? 2 गुना प्राप्त कर रहा है। तो 2 गुना प्राप्त करने के लिए कितनी दूरी पर रखना चाहिए? U बराबर वाट, और यहाँ तो V भी नहीं मालूम है, तो चलो V का मान U के पद में निकाल लेते हैं। तो -V/U बराबर I/O। तो यहां पे -2x, यहां पे रखेंगे V, ये तो निकालना है U के पद में, तो यहां पे हो गया 2x/x, x से x कैंसिल हुआ तो यहां पे हो गया -V बराबर 2U, तो V बराबर -2U। अब ये वैल्यू हम फॉर्मूले में फिट कर दें तो 1/20 = 1/V -2U और माइनस U, तो यहां पे रखेंगे तो 1/2U और ये हो जाएगा, ये माइनस में ये प्लस में 1/U, तो एलसीएम हो गया 2U, तो ये हुआ -1 प्लस ये 2, 1/20। ठीक है, ये U है बेटा। अब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 2U इक्वल, देखो यहां 2 में से 1 घट गया, 1 आया तो 20, तो U बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी वस्तु को कहां रखा जाना चाहिए? 10 सेंटीमीटर दूर रखा जाना चाहिए। फोकस के बीच में लाओगे तभी तो 2 गुना बढ़ेगा। ठीक है, तो U निकल गया 10 सेंटीमीटर दूर रखना चाहिए। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हो गया। अब आओ अगला देखते हैं, 15वां नंबर। तो 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि एक वस्तु का उत्तल लेंस द्वारा पर्दे पर प्रतिबिंब 3 गुना बड़ा बनता है। यदि वस्तु और पर्दे की स्थितियां बदल दें तो आवर्धन कितना होगा? तो पहली स्थिति में क्या है? 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, वो बराबर x है, तो I बराबर 3x है। ठीक है, तो यहां पर m बराबर क्या हो गया? 3x/x, ये कैंसिल हो गया, 3 हो गया। स्थितियां उलट दोगे, ठीक है, v तो यही बराबर तो उसके भी होता है ना। अब यहाँ पे 3/1 लगा लिए तो ये V/U है। अब जब V/U उलट दोगे, अब VU बन गया और UV बन गया, जितनी दूर पे प्रतिबिंब बन रहा था अब उतनी दूरी पर वस्तु रख दी है, तो m बराबर 1/3 हो जाएगा पलट करके। ठीक है, यहां पे इसे ऐसे कर सकते हैं, m बराबर I/O बराबर V/U। अब V बराबर हो गया U डैश और U बराबर हो गया V डैश। ठीक है, तो ये बराबर कितना है आपके? ये 3 है। अब यहां पर इसके स्थान पे रखोगे तो ये बन गया U डैश अपान V डैश। अब पलट दो इसको, V डैश अपान U डैश बराबर 1/3 हो गया आपका 15 नंबर की। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो यूपी बोर्ड में या किसी भी स्टेट बोर्ड में 20-20 बार 25-25 बार रिपीट हुए हैं। अगर इनका इतिहास उठाकर आप देखेंगे। अगला चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा। एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर प्रकाशीय केंद्र से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब 36 सेंटीमीटर
ठीक है। u बराबर 36 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब प्रकाशित किरण से उतनी ही दूरी पर बनता है। v बराबर भी 36 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लेंस की फोकस दूरी तथा आवर्धन बताइए। तो आवर्धन भैया m बराबर v अपान u बराबर 1, ठीक है। ये माइनस होगा तो -1 क्योंकि दोनों बराबर हैं। और 1 अपान f बराबर 1 अपान 36। अब u तो नेगेटिव होता है तो -1 अपान 36, ठीक है। और ये ऋण चिन्ह के साथ होगा तो 1/36 धन 1/36 बराबर हो गया 2/36 1/f। तो f बराबर 36/2 बराबर 18 सेंटीमीटर। ये यहां आ गया फोकस दूरी, ठीक है। आओ जल्दी से आगे देखते हैं। कुल 20 क्वेश्चनों की लड़ी है ये, जिसमें कम से कम 5 नंबर पड़ी है, ठीक है। 16 नंबर तो हो गया 17 नंबर। किसी अवतल लेंस के, अब यहां पे लेंस बदल गया, फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो यह बराबर -15 लेंगे अवतल के लिए, ठीक है। वस्तु को लेंस से कितनी दूर पर रखें कि इसके द्वारा वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बन सके। मतलब v बराबर, अब यहां पे v बराबर -10 होगा क्योंकि इसमें तो बाईं ओर ही प्रतिबिंब बनता है, इसमें दाईं ओर बनता ही नहीं। अब यहां पे देखो कहीं भी रखो, अगर ये हमारा लेंस है तो मान लो आपने वस्तु को यहां रखा तो यहां से चलने वाली प्रकाश किरणें इधर घूम जाएंगी। इसको डॉटेड पीछे बढ़ाओ और एक इसके प्रकाशित केंद्र से गुजारो तो ले दे करके सारे प्रतिबिंब तो यही बनेंगे। तो ये पूछ रहा है u बराबर व्हाट, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ पे रखेंगे -1/15 और यहाँ पे -1/10 माइनस 1/u। तो ये इधर आएगा तो 1/10 धनात्मक हो गया और -1/15 इसमें घटा दें, बराबर हो गया, या ऐसे कर लो ज्यादा बेटर रहेगा। ये इधर ले आओ 1/u पॉजिटिव हो गया, ये हो गया -1/10 प्लस 1/15। तो यहां पे ये हो गया 30। अब यहां पे एलसीएम लोगे -3, 15 दूनी 30 प्लस 2 तो ये हो गया -1/30। मतलब कहां पे रखेंगे u बराबर -30 सेंटीमीटर दूरी पर, ठीक है। तो ये 17 नंबर क्वेश्चन। और आगे 18 देखते हैं। पंद्रह सेंटीमीटर फोकस, ये तो हो गया नहीं, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस है f इक्वल -15 सेंटीमीटर। किसी बिंब का प्रतिबिंब कहां बनेगा जबकि वस्तु लेंस से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हो। तो भैया u बराबर -40 ले लो, तो ये हो गया 1/-15 बराबर 1/v माइनस 1/-40। तो ये भैया प्लस हो जाएगा, पहले v इधर ले आओ, 1/-v हो गया ये, और ये प्लस हो गया 1/40 प्लस 1/15। अब यहाँ पे एलसीएम लोगे तो ये होगा 120, 3 और 15 8 120, तो ये हो गया 8, ठीक है। -1/v, तो -1/v इक्वल 120/11 या v इक्वल, अभी से मैंने उल्टा कर दिया, 11/120। तो v इक्वल -120/11। अब यहां पे भाग दे दो, -11 11 1 बचा, 0 बढ़ाया 10 लगा, 11 9 99, इतना सेंटीमीटर प्रतिबिंब बाईं ओर बनेगा आभासी, ठीक है। अब देखो छोटे छोटे 2 क्वेश्चन है क्षमता पर। 19वां है, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता 2 डायोप्टर है। P बराबर 2 डायोप्टर, इसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी, तो फोकस दूरी बराबर 1/f मीटर में P बराबर। अब यहां पे F बराबर क्या हो जाएगा 1/P, तो इसे लिखेंगे 1/2, ठीक है। -2.0 है,
तो जब इसे आप डिवाइड करेंगे तो -0.5 मीटर या -50 सेंटीमीटर का अवतल लेंस, उत्तल नहीं ऋण चिन्ह लगा हुआ है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर कि एक लेंस की क्षमता जो है वो 1.5 डायोप्टर है, ठीक है, P बराबर +1.5 डायोप्टर, इसे D से भी लिखते हैं। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए और प्रकृति भी बताइए। तो यह बराबर 1/P, अभी हमने सॉल्व किया है, 1/1.5 इक्वल 10/15 और यहाँ पे 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, ठीक है। और इसे हम अगर लिखते हैं तो यह बराबर हो गया 2/3, ठीक है, इतना मीटर या 200/3 सेंटीमीटर। अब आप भाग दे लेंगे इसको तो ये 66.67, 3 × 18, 3 × 18 सेंटीमीटर आएगा का उत्तल लेंस। इसकी प्रकृति क्या होगी? उत्तल लेंस की होगी, ठीक है। तो इन 20 क्वेश्चनों के सहारे आपका ये चैप्टर बिल्कुल 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 क्लियर हो जाएगा। तो आप इस चैप्टर को देखिए, एनालाइज कीजिए, इसके महत्व को समझिए, इसे पढ़िए। मिलते हैं मानव नेत्र में अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।